Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. यहाँ कॉनर कैनवे की आंखें जेल में खुलती हैं और तब उसे पता लगता है कि उसका पिता हेथम कैनवे, चार्ल्स ली और टेम्पलार्स जो हैं थॉमस हिकी को जो है उस जेल में से आज़ाद कराने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर हेथम कैनवे चार्ल्स ली को ऑर्डर देता है कि इस असैसिन के साथ तू डील करेगा। यहाँ पर चार्ल्स ली कॉनर को ना जाने कैसे पहचान जाता है कि ये वही छोटा सा बच्चा है जो कि उसे उस दिन जंगल में मिला था। यहाँ पर चार्ल्स ली प्लान बनाता है कॉनर कैनवे को मरवाने का, वो भी पूरे लीगल तरीके से। और उसका प्लान था कि जो जेल का वार्डन था उसके मर्डर का और वॉशिंगटन को मारने का जो प्लान चल रहा था उसका करता धरता कॉनर को जो है लोगों की नज़रों में ये साबित कर देता, जिससे कि अभी कॉनर कैनवे को यहाँ पर फांसी हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वो लोग कॉनर कैनवे को फांसी के लिए ले जा रहे थे तभी कॉनर कैनवे देखता है कि उसके जो साथी असैसियंस थे वो लोग एक एक करके सभी टेम्पलार्स को निपटाते जा रहे थे और उसकी मदद करने के लिए भी आ रहे थे। यहाँ पर कॉनर कैनवे आज़ाद हो जाता है और वो भाग कर के सबसे पहले थॉमस हिकी को मार देता है, जिससे कि वॉशिंगटन की जान बच जाती है। यहाँ पर कॉनर कैनवे वॉशिंगटन के साथ मिल जाता है और फिलाडेल्फिया में जून 16 1775 में फाइनली अमेरिका को जो है आज़ाद घोषित कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से। यहाँ पर आज़ादी के कुछ महीने बाद कॉनर कैनवे को वॉशिंगटन से पता लगता है कि कुछ जो है कारवाज आ रहे थे और वहाँ पर उन्हें लूट लिया गया है और जो बेंजामिन चर्च नाम का जो कैदी था वो भी जेल से भाग चुका है। अब वॉशिंगटन कहता है कि ये दोनों ही जो घटनाएं हैं आपस में ज़रूर जुड़ी होनी चाहिए, इसलिए वो कॉनर से मदद मांगता है कि तू इस केस को जो है स्टडी कर और पता लगा कि आखिर क्या झोल झाल चल रहा है। यहाँ पर कॉनर कैनवे इस चीज़ को स्टडी करने के लिए एक जगह पर आता है और तब उसकी मुलाकात होती है अपने पिता हेथम कैनवे से। Father. Connor, any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the red. यहाँ पर कॉनर कैनवे और हेथम कैनवे दोनों आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं। कॉनर कैनवे कहता है कि बेंजामिन तेरा ही साथी है, लेकिन हेथम कैनवे यहाँ पर साफ इनकार कर देता है कि वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर हेथम कैनवे भी चर्च के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए यहाँ पर उन दोनों के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो मैच हो जाते हैं और दोनों मिलकर के बेंजामिन चर्च के पीछे पड़ जाते हैं। इसका मतलब अब उसकी मौत तो पक्की थी, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ हैं तो जिस बंदे के पीछे पड़े हैं वो तो ज़िंदा बचने से रहा। यहाँ पर कॉनर कैनवे हेथम कैनवे से कहता भी है कि तेरी वजह से ही मेरी माँ मारी गई थी, और वो उसके लिए चार्ल्स ली की करतूत भी बताता है कि चार्ल्स ली तेरे ही ऑर्डर पे वहाँ आया था और वहाँ पर उस गांव में आग लगाई थी। लेकिन यहाँ पर हेथम कैनवे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हेथम कैनवे ने ऑर्डर नहीं दिया था तो किसने ऑर्डर दिया था, और क्या आग चार्ल्स ली ने लगाई थी या नहीं। यहाँ पर कॉनर कैनवे और हेथम कैनवे फाइनली बेंजामिन चर्च को एक जगह पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों मिल करके उसे फाइनली 72 हूरों के पास पहुंचा देते हैं। यहाँ पर कॉनर कैनवे और हेथम कैनवे दोनों को पता लगता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं फिर से यहाँ पर अटैक करने वाले हैं अमेरिका पर, और इस चीज़ की जानकारी मिलने के बाद कॉनर कैनवे वॉशिंगटन को जो है बताने के लिए जाता है कि यहाँ पर आखिर क्या घपला चल रहा है। तभी वहाँ पर हमें पता लगता है कि हेथम कैनवे ने एक पर्चा उठा लिया है और उस पर्चे में से उसे एक ऐसी जानकारी मिल चुकी है जो कि अभी बहुत कुछ बदल देने वाली थी। उस पर्चे में वॉशिंगटन ने एक ऑर्डर दिया था एक गांव को जला डालने का। जी हाँ, अब तुम लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो ट्राइब्स थे, जो क्लैंस थे, जो भी गांव वाले थे, ये लोग फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे,
क्योंकि फ्रेंच लोग ब्रिटिशर्स की तरह उन लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वॉशिंगटन जो है उनसे भी जो है निजात पाना चाह रहा था, इसलिए यहाँ पर उसने जो है एक गांव को जलाकर खाक करने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पर हेथम कैनवे समझ जाता है कि पिछली बार भी इसी का ऑर्डर रहा होगा, जिससे कि 14 साल पहले जियो यानी कि कॉनर कैनवे की माँ उस आग में मारी गई थी, क्योंकि हेथम कैनवे ने तो वो ऑर्डर नहीं दिया था। ये बात जानने के बाद कॉनर कैनवे को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर कोई आदर्श खड़ा करके लोगों को जो है सुधार नहीं सकता, क्योंकि कुछ अच्छे लोगों में भी बुरे हरकतें होती हैं। तो वो किसी को भी आदर्श नहीं बना सकता था यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आर्नो डोरियन कहता है कि आदर्श परंपरा बन जाते हैं और परंपरा कट्टरता में बदल जाती है। वही चीज़ यहाँ पर कॉनर कैनवे भी समझ जाता है कि किसी भी चीज़ को आदर्श बना करके तुम अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए कॉनर कैनवे बिना किन्हीं आइडियल्स के अकेला निकल पड़ता है आज़ादी और न्याय ढूंढने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से वॉशिंगटन के ऑर्डर्स की वजह से उस गांव को आग लगाई जाने वाली थी और कॉनर कैनवे ये नहीं होने दे सकता था। और इस बारी वो हेथम कैनवे और वॉशिंगटन दोनों को वार्निंग दे करके आ चुका था कि अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसको वहीं पे चीर डालूंगा। यहाँ पर कॉनर कैनवे अपने गांव को तो बचा लेता है, लेकिन तब उसे पता लगता है कि चार्ल्स ली ने उसी के दोस्त को उसके खिलाफ भड़का दिया है। और यहाँ पर अभी कॉनर कैनवे का दोस्त उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। यहाँ पर कॉनर कैनवे कुछ नहीं कर पा रहा था और मजबूरी में उसे अपने ही दोस्त को मारना पड़ता है। यहाँ पर कॉनर कैनवे समझ जाता है कि जो चार्ल्स ली है अभी डबल क्रॉस कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स के साथ होने का भी नाटक कर रहा है और यहाँ पर ये वॉशिंगटन के साथ भी होने का नाटक कर रहा है। यहाँ पर कॉनर कैनवे वॉशिंगटन को चार्ल्स ली की करतूतें बताना शुरू कर देता है कि वो तेरे साथ नहीं है, वो तेरा दुश्मन ही है। लेकिन यहाँ पर कॉनर कैनवे उसके लिए एक बात और साफ कर जाता है कि अगर तूने उसको माफ़ करने के बारे में सोचा या उसको माफ़ करना चुना तो ये बात याद रख लेना, मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगा। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि कॉनर कैनवे चार्ल्स ली को मारने के लिए निकल पड़ा है। इधर डेजमंड माइल्स की दुनिया में अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि अभी वो लोग जो हैं एक और आर्टिफैक्ट को ढूंढ लेते हैं और डेजमंड माइल्स उस आर्टिफैक्ट को भी ले आता है उस दरवाजे के पीछे देखने के लिए, जिधर अभी इस दुनिया को बचाने का रास्ता था उस सोलर फ्लेयर से जो कि बस आने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर डेजमंड माइल्स को एक खबर और मिलती है कि उसके पिता को टेम्पलार्स ने यानी एब्स्टरगो इंडस्ट्रीज़ ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर डेजमंड माइल्स जैसे ये सुनता है कि उसके पिता को एब्स्टरगो इंडस्ट्रीज़ ने पकड़ लिया है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपने हिडन ब्लेड्स को पहन करके निकल पड़ता है अपने पिता को बचाने के लिए। अभी तुम लोगों के लिए मैं बता दूं कि डेजमंड माइल्स के पास अभी 3 असैसियंस की जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, वो डेजमंड माइल्स के पास हैं। अल्टायर इबन ला आहाद, एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे एंड कॉनर कैनवे। अब तुम लोग ये सोचो कि जब ये लोग अकेले अकेले थे तो ये किसी से नहीं रुके और डेजमंड माइल्स के पास इन तीनों की स्किल्स थी, तो ये किससे ही रुकने वाला था। इसलिए ये एब्स्टरगो इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स में एंटर होता है और वहाँ पर चीर फाड़ मचा देता है। रास्ते में से डैनियल क्रॉस भी मिलता है, जिससे कि यहाँ पर डेजमंड माइल्स मार देता है और फाइनली अपने पिता के पास पहुंचता है। यहाँ पर एब्स्टरगो इंडस्ट्रीज़ का जो हेड है वो डेजमंड माइल्स से एप्पल ऑफ ईडन मांगता है और डेजमंड माइल्स उसे एप्पल ऑफ ईडन देने के बहाने उसका यूज़ कर लेता है। और यहाँ पर उसको इसे यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस थी, क्योंकि अल्टायर ने भी उस एप्पल ऑफ ईडन को वील्ड किया है और एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे ने भी। तो यहाँ पर उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस थी और उस एप्पल ऑफ ईडन की मदद से वो वहाँ पर सभी सोल्जर्स को अपने ही हाथों से खुदकुशी करवा देता है और वहाँ से अपने पिता को लेकर के निकल जाता है और साथ में उस फाइनल पावर सोर्स को भी ले लेता है, जिससे कि वो दरवाज़ा खुल सकता था, जिसके पीछे अभी इस दुनिया को बचाने का तरीका था। अब यहाँ पर डेजमंड माइल्स के पास वो चारों आर्टिफैक्ट थे जो उस दरवाजे को खोलने के लिए चाहिए थे। बस उन्हें चाहिए थी वो चाबी जो उस दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दे, और वो चाबी थी हेथम कैनवे के पास। और डेजमंड माइल्स को नहीं पता था कि हेथम कैनवे के मरने के बाद वो चाबी कहाँ थी, इसलिए उसे वापस से कॉनर कैनवे की यादों में जाना था।
जिससे कि उसे पता लग सके कि वो चाबी आखिर कहाँ एंड अप हुई। लेकिन यहाँ पर डेजमंड माइल्स को एक चीज़ पे शक और होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जूनो का जो होलोग्राम था, यहाँ पर वो बहुत पहले से समझ सकता था कि जूनो को बिल्कुल भी प्यार नहीं है इंसानों से, वो उन्हें अभी भी गुलामों की तरह ही देखती है। लेकिन यहाँ पर आखिर वो इसके बावजूद डेजमंड माइल्स की मदद क्यों कर रही है, ये चीज़ डेजमंड माइल्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था उस चाबी को ढूंढने के सिवाय। यहाँ पर कॉनर कैनवे को पता लगता है कि उसका मास्टर अकिलीज अभी बीमार है। यहाँ पर कॉनर कैनवे उससे मिलने के लिए जाता है तो अकिलीज उसे कहता है कि तुम्हें अपने पिता को और चार्ल्स ली को मारना ही होगा, क्योंकि तभी लोग पूरी तरीके से आज़ाद हो पाएंगे। इसके बाद कॉनर कैनवे चार्ल्स ली को मारने के लिए प्लानिंग करता है और तब वो अपने साथियों से कहता है कि तुम फोर्ट जॉर्ज जो किला है उसके ऊपर अटैक करना, जिससे कि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और मैं जा कर के चार्ल्स ली को मार दूंगा। Where are you, Charles? Gone. Come now. You cannot outmatch me, Connor. For all your skills, you're still but a boy with so much left to learn. Give me Lee! Impossible. He is the promise of a better future. Sheep need a shepherd. He has been dismissed and censured. He can do nothing for you now. A temporary setback. He will be restored. सब प्लान के मुताबिक चलता है और कॉनर कैनवे फाइनली चार्ल्स ली तक पहुंच भी जाता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ना जाने कैसे हेथम कैनवे को पता लग गया था कि कॉनर कैनवे अभी यहाँ पर चार्ल्स ली को मारने के लिए आने वाला है। इसलिए यहाँ पर वो चार्ल्स ली को यहाँ से भगा देता है और कॉनर से लड़ने के लिए खुद रुक जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि कॉनर कैनवे और हेथम दोनों ही घायल हो जाते हैं। Surrender, and I will spare you. Brave words from a man about to die. You fare no better. Even when your kind appears to triumph, still we rise again. And do you know why? It's because the Order is born of a realization. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need is that the world be as it is. This is why the Templars will never be destroyed. कॉनर कैनवे यहाँ पर अपने ब्लेड से हेथम को मार देता है। अब यहाँ पर तुम लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। तुम लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर कॉनर कैनवे जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हेथम को पता था कि असैसियंस अपने हिडन ब्लेड से क्या कर सकते हैं, वो उसे कहाँ पहनते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी एक पहन रहा था। लेकिन उसके बाद भी उसने कॉनर कैनवे के उस हाथ को खुला छोड़ा जिसमें उसने असैसिन्स क्रीड वाला वो हिडन ब्लेड पहन रखा था, क्योंकि हेथम कैनवे अपना मिशन पूरा कर चुका था। चार्ल्स ली को उसने भगा दिया था और कॉनर कैनवे के लिए उसने मौका छोड़ा था कि वो उसे मारे या ना मारे। लेकिन कॉनर यहाँ पर हिचकता नहीं है और हेथम के गले में अपना हिडन ब्लेड डाल देता है। और यहाँ पर हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि हेथम जीता या कॉनर जीता, क्योंकि दोनों ही बहुत बुरे तरीके से घायल थे। तो अगर वो दोनों अपने फुल पोटेंशियल पर होते और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते, तब हमें पता लगता कि एक्चुअल विनर कौन है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही घायल थे, दोनों को एक दूसरे से सम काइंड ऑफ कनेक्शन तो था ही। तो इधर हमें नहीं पता कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इधर हमें पता लगता है कि कॉनर कैनवे जब हेथम को मारता है तो कॉनर कैनवे को उसके पास वो एम्यूलेट, वो चाबी नहीं मिलती जो डेजमंड माइल्स के उस दरवाजे को खोल सके, क्योंकि हेथम कैनवे ने वो एम्यूलेट चार्ल्स ली को दे दिया था और अभी चार्ल्स ली ही टेम्पलर्स का नया लीडर था। यहाँ पर कॉनर को पता था
कि अगली जान उसे किसकी लेनी है। वो थी चार्ल्स ली की जान। कॉनर कैनवे चार्ल्स ली का पीछा करता है। Why do you persist? You put us down, we rise again. You end one plot, we forge another. You try so hard, but it always ends the same. Those who know you think you mad, and this is why. Even those men you sought to save have turned their backs on you. Yet you fight. You resist. Why? Because no one else will. यहाँ पर वो दोनों ही घायल हो जाते हैं, लेकिन चार्ल्स ली यहाँ फिर से भाग निकलता है। कॉनर कैनवे उसका फिर से पीछा करता है और वो दोनों एक बार में एंड अप करते हैं, जहाँ पर कॉनर कैनवे उसके साथ थोड़ी देर बैठता है और फाइनली चार्ल्स ली की कहानी यहाँ ख़त्म कर देता है। यहाँ पर चार्ल्स ली को मारने के कुछ महीनों बाद कॉनर कैनवे अपने गांव लौटता है तो उसे पता लगता है कि सभी गांव वाले उसे यहाँ पर छोड़ करके अलग जगह पर मूव कर चुके हैं। कॉनर कैनवे ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे पता लगता है कि ये आज़ादी सबको नहीं मिली। उसने एक छोटा सा गांव बसाया था जिसमें उसको वो जगह दिखती थी, वो दुनिया दिखती थी जो वो चाहता था कि सब जगह हो, लेकिन अभी उसका सपना पूरा नहीं हुआ था क्योंकि इस दुनिया में सभी जगह आज़ादी और खुशहाली नहीं थी। और जब तक कॉनर कैनवे सब जगह आज़ादी और खुशहाली ना फैला दे तब तक वो रुकने वालों में से नहीं था, चाहे उसकी मौत क्यों ना हो जाए। इसलिए कॉनर कैनवे यहाँ पर बोलता है कि माँ, पिताजी, मुझे अफसोस है मैंने आप दोनों को निराश किया। मैंने अपने लोगों की रक्षा करने का वादा किया था। मुझे लगा था कि अगर मैं टेम्पलार्स को रोक सका, अगर मैं क्रांति को उनकी दखलंदाजी से दूर रख सका, मुझे लगा था जिनका मैंने साथ दिया है वो वही करेंगे जो सही होगा। मुझे लगता है उन्होंने वही किया जो सही था, जो उनके लिए सही था। उसी तरीके से आपके लिए भी पिताजी, मुझे लगा था कि मैं हम दोनों को मिला सकता हूँ। एक वक्त पर मुझे लगा था कि आप भी इस दुनिया को उसी तरीके से देख पाओगे जैसे मैं देखता हूँ, इसे समझने के लिए। लेकिन ये बस एक सपना था और मुझे ये भी पता होना चाहिए था। तो क्या हम शांति से रहने के लिए नहीं बने हैं? यही बात है। क्या हम केवल झगड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ने के लिए? मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हर आवाज़ कुछ अलग मांगती है। अभी तक मुश्किल समय था, लेकिन आज से मुश्किल कभी नहीं था। ये देखते हुए कि जिस सब के लिए मैंने काम किया है उसे खराब कर दिया है, निकाल दिया है, भुला दिया है। अब आप कहोगे कि मैंने तो पूरा इतिहास ही सुना दिया। तो क्या अभी आप मुस्कुरा रहे हो? उम्मीद कर रहे हो कि मैं वो बोल दूं जो आप सुनना चाहते हो, आपको सही साबित करने के लिए, कहने के लिए कि आप हमेशा से सही थे? मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ तक कि अब जब मैं आपकी कही हुई बातों को अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि वो सच थीं, फिर भी मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि चीज़ें अभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है मैं कभी कामयाब ना हूँ, हो सकता है असैसियंस और आने वाले हज़ारों सालों तक संघर्ष करते रहें, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। समझौता सब मुझसे यही चाहते हैं, इसलिए मैंने भी समझौता करना सीख लिया है, लेकिन औरों से अलग तरीके से। मुझे अब महसूस हो चुका है कि चीज़ें वक्त लेंगी, कि ये रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूँ ये अभी बहुत लंबा और अंधेरों से घिरा हुआ है। ये वो रास्ता है जो मुझे
हर बात वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और मुझे शक है कि मैं इस रास्ते का अंत देखने के लिए जिंदा भी रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि मेरे साथ उम्मीद है। और जब भी कोई मुझसे वापस लौटने के लिए जिद करेगा, मैं आगे बढ़ूँगा। ये है मेरा समझौता। कॉनर कैनवे अपने गांव में उस एप्पल ऑफ ईडन के पीस को भी देखता है जो कि उसकी दादी ने बचपन में उसको दिया था। यहाँ पर कॉनर उस एप्पल ऑफ ईडन के पीस को वापस से हाथ में लेता है और फिर से जूनो से बात करता है। यहाँ जूनो उसे कहती है कि इस एम्यूलेट को, इस की को, जो कि उसने अभी चार्ल्स ली से ली थी, तो उसे वो छुपाने के लिए कहती है कि इसे छुपा दो और अब बस तुम्हारा काम पूरा हुआ। कॉनर ऐसा ही करता है और उस चाबी को अकिलीस की कब्र के पास छुपा देता है। जी हाँ, अकिलीस इस वक्त तक मर चुका था। और तुम लोगों के लिए एक बात बता दूं, अकिलीस भी एक बार बहुत खतरनाक असैसियन था, एक बहुत अच्छा फैमिली मैन भी था। उसकी वाइफ थी, उसका एक बेटा था, लेकिन उसने बहुत ही जल्दी उनको खो दिया था। और कॉनर कैनवे को उसका जो कॉनर नाम मिला था वो अकिलीस ने इसलिए दिया था क्योंकि उसके बेटे का नाम भी कॉनर था, जो कि सालों पहले उससे छिन गया था। उसने कहीं ना कहीं कॉनर में अपना बेटा देखा और कॉनर ने उसे डिसअपॉइंट कतई भी नहीं किया। यहाँ कॉनर कसम खाता है कि वो अकिलीस को एक दिन प्राउड महसूस ज़रूर करवाएगा। इधर हमें पता लगता है कि क्योंकि अभी डेजमंड माइल्स को उस एम्यूलेट की लोकेशन पता लग चुकी थी, तो डेजमंड माइल्स जाकर के उस एम्यूलेट को निकाल लेता है और ग्रैंड टेम्पल में आकर के वो दरवाज़ा खोल लेता है। तब हमें पता लगता है कि जूनो डेजमंड माइल्स को बता रही है कि उन्होंने सोलर फ्लेयर से बचने के लिए एक मशीन बना ली थी, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि वो मशीन पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने उस मशीन को बनाने का काम और मशीनों पे छोड़ दिया जो कि सदियों तक उस मशीन को बनाने में लगी रही थी, जो कि सोलर फ्लेयर से धरती को बचा सकती थी। और अभी उस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए बस एक चीज़ चाहिए थी, वो था डेजमंड माइल्स का टच। जूनो उससे कहती है कि इसको टच करो और पूरी पृथ्वी को बचा लो जिससे कि सोलर फ्लेयर धरती से ना टकरा पाएँ। लेकिन तभी वहाँ पर मिनर्वा आ जाती है और अभी तुम्हें पता लगेंगे जूनो के असली कारनामे। इधर मिनर्वा के ज़रिए हमें पता लगता है कि शुरुआत से ही ये सब जूनो का प्लान था। अल्टायर हो, एजियो हो या हो कॉनर कैनवे, सभी को जूनो ने ही कंट्रोल किया था अभी तक। वो कैसे? क्योंकि जब जूनो और मिनर्वा की जो स्पीसीज़ थी वो तबाह हो रही थी, तब जूनो ने अपनी जो कॉन्शियसनेस थी वो इस ग्रैंड टेम्पल की दीवारों में ट्रांसफ़र कर दी थी और दुनिया भर में एप्पल ऑफ ईडन के पीसेस को भी बिखेर दिया था। अब उन एप्पल ऑफ ईडन के पीसेस की मदद से ही वो अलग अलग लोगों से बात कर पा रही थी और उसने उन्हीं लोगों को चुना जो उसे आज़ाद करवा सकते थे उन एप्पल ऑफ ईडन्स की मदद से, जिनमें से कुछ थे अल्टायर, एजियो और कॉनर कैनवे। हाँ, जूनो ने ही इन सभी को एक तरीके से कंट्रोल किया था और फाइनली एक ऐसी ब्लड लाइन तैयार की थी जिसमें डेजमंड माइल्स अभी आ चुका था। अभी उसका जो खून है वो इतना कॉन्सेंट्रेट है उन पावर्स को लेकर के कि उसके एक टच से यहाँ पर जूनो की जो कॉन्शियसनेस है वापस उन दीवारों से किसी और चीज़ में चली जाएगी और वो फाइनली आज़ाद हो जाएगी। जी हाँ, उसने सालों पहले मिटने से पहले अपने वापस आने का इंतज़ाम कर दिया था जिससे कि वो इस दुनिया में वापस आए और इस दुनिया पर फिर से राज करे और इंसानों को फिर से गुलामों की तरह ट्रीट करे। यहाँ पर मिनर्वा डेजमंड माइल्स को एक बात और बताती है कि अगर वो जूनो के प्लान को फॉलो नहीं करता तो इंसानियत को बचाया जा सकता है। और वो कैसे बचाने की बात कर रही थी? मिनर्वा कहती है कि जो सोलर फ्लेयर है वो पृथ्वी से उसको टकराने दो। यहाँ पर इंसानों का खात्मा होते होते बच जाएगा, कुछ लोग इस तबाही को सरवाइव कर जाएंगे और डेजमंड माइल्स और उसके साथी जो हैं इस ग्रैंड टेम्पल में सुरक्षित रहेंगे। वो जो कुछ लोग बचेंगे उन्हें डेजमंड माइल्स फिर से एक नई राह दिखाएगा और डेजमंड माइल्स के ज्ञान के चलते वो लोग डेजमंड माइल्स को एक दिन पूजने लगेंगे और उसी के ज्ञान के चलते यहाँ पर इंसानों का फिर से उदय होगा और फिर से वो लोग एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जो आज जैसी दिखती होगी और साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। मिनर्वा का कहना था कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है, एक बार तबाही होगी तभी नई शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर डेजमंड माइल्स अपना फैसला कर चुका था
वो लाखों करोड़ों लोगों को यूं ही मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जूनो की बात मान जाता है। डेसमंड माइल्स सोचता है कि जूनो चाहे कितनी भी बुरी हो, इंसान कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे इसे ठिकाना लगाने का। लेकिन डेसमंड माइल्स को नहीं पता था कि जूनो कितनी ताकतवर है। वो बस उम्मीद कर रहा था कि इंसान किसी ना किसी तरीके से जूनो को हराने का तरीका ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर डेसमंड माइल्स उस मशीन को हाथ लगा देता है, जिससे कि वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है। दुनिया तो बच जाती है, लेकिन एक टायरेंट जूनो इस दुनिया पर कहर ढाने के लिए आज़ाद हो जाता है। और इससे आगे हमें कुछ नहीं बताया जाता कि आखिर अभी जूनो क्या करने वाली है। सो ये थी असैसिन्स क्रीड 3 गेम की स्टोरी। अभी तुम लोगों के लिए बता दूं, असैसिन्स क्रीड 3 जो गेम था, इसके जो है कुछ प्रीक्वल्स भी आए थे। असैसिन्स क्रीड 4 में इस गेम की स्टोरी से पहले की स्टोरी है, मतलब कुछ और असैसिन्स भी आए थे हेथम कैनवे से पहले, जिनकी स्टोरी उन गेम्स में आएगी, लेकिन वो हम आने वाली कुछ वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा। So we are heroes tonight. We will fly above the sky.